है और मैं फ़िल्म निर्देशक हूँ। पिछले 30 सालों से मुंबई में सिनेमा जगत में सेवा कर रहा हूँ। मेरी फ़िल्म आई है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो भी इस समय सिनेमाघरों में चल रही है। इस फ़िल्म के बनाते समय से लेकर अभी तक बहुत सारी मुश्किलों से मैं गुज़र रहा हूँ और ये फ़िल्म जब शुरू हुई तो उसी वक्त बंगाल सरकार ने मेरे खिलाफ़ एफ़आईआर किया। वो एफ़आईआर चलती रही, फ़िल्म बनती रही, कोर्ट में मैं अपने बेल के लिए कोशिश करता रहा, चीज़ें हो नहीं पाई। लेकिन जब फ़िल्म हमारी रिलीज़ के लिए तैयार हुई तो फिर से वो एफ़आईआर, पुलिस के कॉन्टैक्ट, ये सब सारी चीज़ें होना फिर से शुरू हो गई, क्योंकि बंगाल सरकार किसी भी तरह से इस फ़िल्म को रोकना चाहती थी, क्योंकि ये फ़िल्म उन सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिनको बंगाल सरकार दबाना चाहती थी। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब फ़िल्म रिलीज़ पर हो गई तो मेरे एक पार्टनर थे, पहले अभी भी हैं, वसीम रिजवी, जो पहले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने मुझे इस मुकदमे को निपटाने के लिए कि आप जाके इस केस को निपटाओ जाके, और मुझे इन्होंने वेस्ट बंगाल भेज दिया। वेस्ट बंगाल भेजने के बाद खुद बड़ी बड़ी पार्टियों में फ़िल्म का प्रमोशन करते रहे, और साथ ही उन्होंने इसके पहले एक और कांड किया था। त्रिलोक कोठारी नाम का एक आदमी है जो स्टूडियो चलाते हैं वहाँ पर, उनको क्राइम ब्रांच में झूठे आरोप में फंसाकर उनको अंदर कर दिया था। सेम वही कांड इन्होंने मेरे साथ किया कि अगर वापस आओगे तो तुम भी केस में अंदर चले जाओगे, लिहाजा तुम शांत रहो, जहाँ भी हो वहीं रहो। क्योंकि उनको इस फिल्म से अपनी पब्लिसिटी करके राज्यसभा की सीट लेनी थी, भाजपा को खुश करके उन्हें राज्यसभा की सीट लेनी थी, संघ को खुश करके उन्हें अपने काम कराने थे। लिहाजा मैं जब वेस्ट बंगाल पहुंचा तो वहाँ की पुलिस मुझे खोज रही है। अब किसने वहाँ पर जासूसी की कि मैं कहाँ पर गया हूँ, किस वकील से मिल रहा हूँ, ये जांच का विषय है। लेकिन मुझे वहाँ से अपनी जान बचाकर 15 अगस्त के दिन वहाँ से भागना पड़ा। अब मैं पीछे जा रहा हूँ तो मेरे पीछे क्राइम ब्रांच, जिस तरह से उसने षड्यंत्र किया हुआ है कि मुंबई में भी नहीं बैठ सकता, घर भी नहीं जा सकता, लिहाजा मैं बनारस में पड़ा रहा। उस बीच मीडिया ने बहुत सारी खबरें उड़ाई कि मैं गायब हो गया, कोई बोला पब्लिसिटी स्टंट, कोई बोला कुछ है, कोई बोला कुछ है। और जब मैं वापस आया इस डिप्रेशन से निकल के कि मैं कहाँ जाऊँ, 3 साल की मेरी मेहनत, 3 साल की तपस्या, जोड़ जोड़ कर पैसा इकट्ठा करके मैंने जिस तरह से वसीम रिजवी के लिए फ़िल्म तैयार की, इसलिए सिर्फ कि वो सनातन में बोला था कि मैं सनातन में आ गया और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, उस साथ देने के बल पर मैंने इतना कुछ उसके लिए किया, 3 साल अपने बर्बाद किए, और उसने मुझे इस कंडीशन में पहुंचा दिया था कि मैं 6 दिन तक लगातार बनारस के घाट पर बारिश में बैठा रहा। और वो बंदा बड़े बड़े होटलों में जाके, चैनलों में जाके मीटिंग कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि जिस छाती पर चढ़कर मैं यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ वो बंदा कहाँ है, किस हालत में है। उल्टा कंगना रनावत जी ने जब मेरे सपोर्ट में, मेरी फैमिली के सपोर्ट में जब वो आई तो कंगना रनावत को भी इसने मना किया कि इस मैटर में मत पड़ो मेरे। आप सोचिए, एक लेडी जो किसी का सपोर्ट करना चाह रही हो, जिस तरह से 3 सालों में मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, अगर कोई एक बंदा आया था सामने कि वो उसको भी मना कर, ये कैसा सनातनी है। मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूं दुनिया के सामने कि ये ढोंग कर रहा है सिर्फ सनातनी होने का। कोई सनातनी नहीं है, इसका अपना एजेंडा है, इसके अपने बहुत सारे केस है जिसको दबाने के लिए ये सनातनी और पीले रंग का भगवा पहन करके घूमने लगता है। दुनिया भर को ये बताता है कि मैं सनातन में आ गया हूँ, लेकिन इससे बड़ा झूठा और फरेबी कोई इंसान नहीं है। मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ है, हर एक डील में मेरा साइन होना चाहिए, मेरे बगैर डील इसने कर लिया सब जगह, मेरा कोई साइन नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि हाँ तुम भी कोई चीज़ हो। जबकि 3 साल में इसके लिए परछाई की तरह बनकर इसके लिए इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया ताकि इसको दुनिया में इज्जत मिले। इसने रो रो कर वीडियो बनाया था, जेल में बंद था, मैं उससे मिलने गया, रो रो कर वीडियो बनाया कि मैं सनातन में जब से आ गया हूँ मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। उस बिहा पर मैं इसके साथ खड़ा हुआ था, और आज उसने मुझे कहाँ से कहाँ उठाकर झोंक दिया है कि मैं दर दर भाग रहा हूँ, न मुंबई जा पा रहा हूँ, न घर बैठ पा रहा हूँ, यहाँ पुलिस, वहाँ पुलिस, यहाँ धमकी, वहाँ धमकी, मतलब ज़िंदगी को एकदम इसने सत्यानाश कर दिया मेरी। अब आप क्या मामला है? मैं चाहता हूं कि माननीय योगी जी तक हमारी बात पहुंचाई जाए, माननीय अमित शाह जी तक हमारी बात पहुंचाई जाए कि मैं किस तरह से एक राष्ट्रभक्त हूं, मैं देशभक्त हूं, मैं सनातन भक्त हूं, मैंने काम किया है, देश की भलाई के लिए काम किया है, जनता को जगाने के लिए काम किया है, लेकिन उल्टा मेरा किस तरह से शोषण हो रहा है, किस तरह से मुझे मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से परेशान किया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से कतई भी उचित नहीं है। और देश को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने जो फिल्म बनाई है लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है उसको और अप्रिशिएट कर रही है, उसमें मेरी मेहनत है, सालों की मेरी मेहनत है, जिसको चाहता कि मैं, वसीम रिजवी चाहते थे कि इसको मैं सिर्फ अपने नाम से प्रसारित करूं ताकि मुझे सरकार पर खुश होकर हमें राज्यसभा बना दे, कोई निगम का अध्यक्ष बना दे, कोई बड़ी पोस्ट राज्यपाल बनाने के लिए भी बोला। साइडलाइन कैसे की गया? पूरी बातें आपने बता दी। मुझे साइडलाइन किया गया कि आप बंगाल चले जाओ, और खुद फ्रंट पे आ गए। 1 करोड़ का मीडिया उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर ले लिया। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक भी जगह कहीं मेरी जरूरत नहीं उनको महसूस हुई, जबकि उस फिल्म का डायरेक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ और पार्टनर भी हूँ मैं। उसके साथ साथ 1 साल का मेरा रिसर्च है, मैंने 1 साल बंगाल में रहकर इस सब्जेक्ट पर रिसर्च किया। उसके बाद जब फिल्म रिलीज होने पर आई तो किस तरह मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, और उल्टा धमकी दी जा रही है मुझे, मेरे परिवार को मारने के लिए। और मेरे पीछे क्राइम ब्रांच क्यों लगा दी? मैं कोई क्रिमिनल हूँ, लेकिन एक आदमी को ऑलरेडी पहले वो निर्दोष को फंसा चुका है, जिसको 1 महीने के बाद कहीं से बड़ी मुश्किल से जमानत मिल पाई थी, वो है श्री त्रिलोक कोठारी जी। वही हाल है, मेरा करने पर आमादा है और मैं भाग रहा हूँ। आज मैं धर्म नगरी इसलिए आया हूँ कि शायद यहाँ पर मेरी आवाज़ संत महात्माओं के जरिए
अयोध्या वासियों के जरिए देश तक जाए कि मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूँ।